हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में बात करने वाले हैं जिसके कई स्कीम्स ऐसे हैं, अगर उसमें आपने 3 साल पहले 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू की होती तो आज आपका पैसा बन जाता 6.5 से 7 लाख रुपए। इस म्यूचुअल फंड हाउस के कई स्कीम्स ने पिछले 3 साल में एनुअली 30% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। अब आप कहोगे कि इतना अच्छा म्यूचुअल फंड है तो हमें इसे डिस्कस क्यों करना। इसका भी एक रीजन है। हाल ही में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के चलते अदानी ग्रुप के कई सारे स्टॉक्स में 40 से 50% की डाउनफॉल देखने मिली और इस म्यूचुअल फंड हाउस की कुछ स्कीम्स ऐसी है जिसका अदानी ग्रुप के 2 या 3 स्टॉक्स में एक्सपोजर है। तो इसके चलते इस म्यूचुअल फंड हाउस के स्कीम्स में भी पिछले एक महीने में निगेटिव 7 से 8% के भी रिटर्न्स देखने मिले। अब इतना चल रहा है कुछ, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के दिमाग में ना हमेशा एक सवाल आता है कि क्या हमें इस फंड हाउस में निवेशित रहना है या फिर एग्जिट ले लेनी है। और इस फंड हाउस का नाम है क्वांट म्यूचुअल फंड। आज हम क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे और एट द एंड ऑफ वीडियो आप खुद से डिसाइड कर पाओगे कि क्या आपको इसमें निवेशित रहना है या फिर एग्जिट ले लेनी है। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं, ना कि सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं। अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने से पहले हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल और क्वांट फंड की इन्वेस्टमेंट स्टाइल ये थोड़ी सिमिलर है और उस व्यक्ति का नाम है जिम सिमोंस। वैसे तो जिम सिमोंस एक यूएसए के मैथमेटिशियन है, लेकिन इन्होंने 1982 में रेनेसांस टेक्नोलॉजीज नाम से एक हेज फंड शुरू किया और इस हेज फंड की एक काफी पॉपुलर स्कीम थी और इस स्कीम ने 1988 से लेकर 2018 तक यानी पूरे 30 इयर्स कंसिस्टेंट बेसिस पे 66% के रिटर्न्स जनरेट किए। मान लो कि अगर आपने इस स्कीम में 1 रुपए की भी एसआईपी शुरू की होती ना, तो एट द एंड ऑफ 30 इयर्स आपका टोटल कॉर्पस हो जाता 450 करोड़। और ये जो रिटर्न्स थे ना, काफी जबरदस्त थे। इतने रिटर्न्स वॉरेन बफेट ने भी अपने पूरे करियर में कंसिस्टेंटली जनरेट नहीं किए और इसी वजह से जिम सिमोंस को यूएसए में वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स भी कहा जाता है। सो जिम सिमोंस की एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या थी? बीइंग मैथमेटिशियन, जिम सिमोंस ने मैथमेटिकल इक्वेशंस और कंप्यूटर एल्गोरिदम में ना काफी ज्यादा रिसर्च किया था। इनका म्यूचुअल फंड हाउस जो है ना, वो एक्सटेंसिवली डेटा कलेक्ट करता था, फिर उसे रिफाइन करके मैथमेटिकल इक्वेशंस और कंप्यूटर एल्गोरिदम में डाल के उसके बेसिस पे मार्केट में इनइक्वालिटीज कहां पे है, मिस प्राइसिंग कहां पे है, या ओवरऑल मार्केट डेटा का पैटर्न क्या जनरेट हो रहा है, इसके बारे में स्टडी करता था और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट जनरेट करता था। ओवरऑल इनका जो इन्वेस्टमेंट का स्टाइल था वो प्योरली डेटा ड्रिवन था, जिसे हम क्वांटिटेटिव एनालिटिक्स या फिर आज की डेट में डेटा एनालिटिक्स भी कह सकते हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड का भी इन्वेस्टमेंट स्टाइल जो है ना, वो सिमिलर है, लेकिन जिम सिमोंस का जो म्यूचुअल फंड था ना, उसमें एक हैक था। इन्होंने अपना म्यूचुअल फंड आउटसाइड इन्वेस्टर्स के लिए रेस्ट्रिक्ट किया था। रेनेसांस टेक्नोलॉजीज के जो एम्प्लॉयज थे ना, सिर्फ वही इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाते थे, बाहर के इन्वेस्टर इसमें पैसा नहीं डालते थे। अब ये फंड का इनफ्लो क्यों रेस्ट्रिक्ट किया गया, इसके 2-3 प्रोबेबल रीजन है जिसे हम वीडियो में जानेंगे। अब हम बात करते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में। टिपिकली म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना, वो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं, जैसे कि ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। इस टाइप में म्यूचुअल फंड है ना, ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जिनका नियर फ्यूचर में या फिर कुछ सालों में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट या फिर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी काफी अच्छी हो। हाइपोथेटिकली एग्जांपल देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी में जो लीडिंग कंपनीज है, ये इनका ग्रोथ काफी अच्छा हो सकता है, इसलिए उस स्टॉक में निवेश करके पैसा कमाना। सेकंड जो स्ट्रेटेजी होती है उसे कहते हैं वैल्यूएशन स्ट्रेटेजी। इसमें म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जिनका करंट मार्केट में जो प्राइस चल रहा है ना, वो अपने रियल वैल्यूएशन से डिस्काउंट पे है या फिर काफी सस्ता है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके उसमें रिटर्न्स जनरेट करना इन म्यूचुअल फंड का काम होता है। तीसरी अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हम कहें तो उसे हम मोमेंटम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी कह सकते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस का ज्यादा सहारा लेते हैं, फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेज एंड ऑल,
और ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं जिनकी जो प्राइस है ना उसका अप ट्रेंड शुरू हुआ है और ये अप ट्रेंड शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म चल सकता है। तो ऐसे स्टॉक में बेट लेके वो पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्वांट म्यूचुअल फंड की एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी क्या है। तो इन्होंने अपने फैक्ट शीट में लिखा है कि इनकी अनकंस्ट्रेंड स्ट्रेटेजी है। इसका मतलब ये प्योरली डेटा ड्रिवन है और उनके डेटा के रिजल्ट्स पे ये डिसीजन लेते हैं। चाहे फिर ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं या फिर मोमेंटम इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। इनका एक प्रोप्राइटरी फ्रेमवर्क है जिसे ये लोग कहते हैं VLRT फ्रेमवर्क। अब ये VLRT फ्रेमवर्क क्या है और इसके हेल्प से ये प्रेडिक्टिव एनालिसिस कैसे करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। अब इन्हें क्यों जरूरत पड़ी ये VLRT फ्रेमवर्क क्रिएट करने की। संदीप टंडन जो कि इस म्यूचुअल फंड हाउस के जो CIO है, उनका कहना है कि ये जो ईरा चल रहा है ना ये काफी डायनामिक है। 2020 में कोरोना आ गया, उसके बाद में रशिया यूक्रेन का वार हो गया, फिर फेसबुक ने मेटा जैसा नया इन्वेंशन निकाला। तो इस डायनामिक ईरा में, इस डायनामिक मार्केट में किसी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पे काम करके ना आप कंसिस्टेंट बेसिस पे रिटर्न्स नहीं जनरेट कर सकते। इसलिए इन्होंने अपना माइंड ओपन रखा और ये कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ग्रोथ स्टॉक में, वैल्यूएशन स्टॉक में और मोमेंटम स्टॉक में। लेकिन कौन से स्ट्रेटेजी पे काम करना और कहां पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है इसे प्रेडिक्ट करने के लिए इन्होंने ना अपना एक खुद का प्रोप्राइटरी VLRT फ्रेमवर्क क्रिएट किया है। अब VLRT फ्रेमवर्क में V स्टैंड्स फॉर वैल्यूएशन एनालिटिक्स, L स्टैंड्स फॉर लिक्विडिटी एनालिटिक्स और R स्टैंड्स फॉर रिस्क एपेटाइट एनालिटिक्स। अब ये क्या करते हैं, वैल्यूएशन में देखते हैं कि उस पर्टिकुलर सेक्टर का या फिर असेट क्लास के प्राइस क्या चल रही है और उसके वैल्यूएशंस क्या है, उसमें कितना डिफरेंस है और उसे वो क्वांटिफाई करते हैं, उसे वो नंबर में कन्वर्ट करते हैं। फिर वो देखते हैं लिक्विडिटी एनालिटिक्स में कि उस असेट क्लास में मनी का फ्लो कैसा चल रहा है और फिर उसे भी वो क्वांटिफाई करते हैं। और R यानी रिस्क एपेटाइट में वो देखते हैं कि लोगों को उसमें कितना फियर और ग्रिड दिख रहा है या फिर लोगों की इन्वेस्टमेंट करने की साइकोलॉजी क्या है। और जब ये तीनों चीजें किसी एक साइड में स्क्यूड होती है ना तो उन्हें पता चलता है कि टाइमिंग कहां पे करना है। तो ओवरऑल ये प्रेडिक्टिव एनालिसिस का मॉडल है VLRT एनालिटिक्स। अब ये कैसे मार्केट को टाइम करते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। अब आप इनका VLRT फ्रेमवर्क का ग्राफ देखिए। इस ग्राफ में इन्होंने वैल्यूएशंस, लिक्विडिटी और रिस्क इसे 3 अलग अलग एक्सिस में डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट ग्राफ के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें वैल्यूएशंस भी सस्ती है, रिस्क एपेटाइट भी काफी कम है यानी लोगों में ज्यादा फियर है और मार्केट में लिक्विडिटी भी नहीं है। तो ये ऐसी सिचुएशंस हो गई कि जहां पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप सेकेंड ग्राफ की बात करें तो यहां पे लिक्विडिटी काफी ज्यादा है, रिस्क एपेटाइट काफी कम है यानी लोगों में काफी ज्यादा डर है और इसके वजह से वैल्यूएशंस भी कम है। तो ये परफेक्ट रिकवरी की शुरुआत हो सकती है। और सेम चीज इन्होंने मार्च 2020 में आइडेंटिफाई की थी जब कोरोना में हमारा मार्केट क्रैश हो गया था। उस समय क्या हुआ था, लोगों में डर था, रिस्क एपेटाइट काफी कम हो गई थी, इसलिए वैल्यूएशंस भी काफी सस्ते थे, मार्केट काफी ज्यादा गिर चुकी थी। और हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या फिर रेगुलेटरी बैंक है USA के, यूरोप के, इन्होंने ना मार्केट में पैसा डालना शुरू किया सो दैट मार्केट को एक पुश मिले यानी लिक्विडिटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो इनका जो VLRT फ्रेमवर्क है ना, इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट और इन्होंने अपने पास जितना भी कैश था ना वो पूरा के पूरा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। और आप देखोगे कि तुरंत मार्च के बाद में क्या रिकवरी आई है हमारे स्टॉक्स मार्केट में, वहां से तकरीबन स्टॉक मार्केट डबल हो गए हैं। और इसी के चलते इनके जो कई सारे स्कीम्स है ना, इसके जब आप रिटर्न्स देखोगे तो वो 3 इयर्स बेसिस पे 30-40% के ऊपर भी दिखेंगे। तो ये इनका बेसिकली प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का मॉडल है और ये इस तरीके से काम करता है। तो ओवरऑल आपको समझ में आया होगा कि क्वांट म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली कैसे इन्वेस्ट करता है। तो आप कहोगे कि ये प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का मॉडल जो है वो काफी जबरदस्त है, इससे तो हमेशा प्रॉफिट ही हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके जो डेटा थे उसमें इन्हें पता चला कि ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, इसके वजह से इन्होंने अदानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स इन जैसे स्टॉक्स में निवेश किया। क्यों किया? क्योंकि देखिए इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले दिनों में काफी ज्यादा बढ़ सकता है, इसके लिए हमें लगेगा सीमेंट
और अंबुजा सीमेंट ये वन ऑफ द बिग कंपनी है सीमेंट इंडस्ट्री की, इसलिए इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छे हो सकते हैं। इसे सोच के इन्होंने अंबुजा सीमेंट में इन्वेस्ट किया। सिमिलर स्टोरी है अदानी पोर्ट की। पोर्ट का जो एक्सपेंशन हो रहा है अदानी की ग्रुप का, वो काफी एक्सटेंसिवली हो रहा है और फ्यूचर में उसमें से कैश जनरेट हो सकती है, मनी फ्लो क्रिएट हो सकता है। इस प्रेडिक्शन में इन्होंने अदानी पोर्ट में भी इन्वेस्ट किया। लेकिन इनका जो वीएलआरटी फ्रेमवर्क है ना, ये प्योरली डेटा ड्रिवन है। इसमें कोई भी इमोशंस नहीं है, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। और जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और उसके चलते जो स्टॉक्स गिर गए, आप कहोगे कि फिर ये क्यों प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। देखिए, ये जो इवेंट था ना, ये डेटा ड्रिवन इवेंट नहीं था। अचानक से एट दी एक शाम को आपको हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है और उसके दूसरे दिन से अचानक से मार्केट सेंटीमेंट खराब हो जाता है और स्टॉक गिरना शुरू होते हैं। जैसे ही स्टॉक गिरना शुरू हुआ, उसके बाद में डेटा क्रिएट होगा और डेटा क्रिएट होने के बाद में ही इनका जो वीएलआरटी फ्रेमवर्क है ना, इन्हें सिग्नल देगा कि नहीं, अब आपको इस स्टॉक से निकलना है और दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, राइट। तो अब ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा आने वाले दिनों में कि क्वांट म्यूचुअल फंड को जो रिस्क है अदानी ग्रुप के एक्सपोजर से, अदानी के स्टॉक्स में जो निवेश किया है उसके एक्सपोजर से, उसे ये लोग कैसे हैंडल करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि इनका आने वाले दिनों में रिटर्न्स कैसा जनरेट हो सकता है। और 2-3 चुनौतियां है क्वांट म्यूचुअल फंड के सामने, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि क्वांट म्यूचुअल फंड के क्रिटिक्स क्या कहते हैं। काफी लोग इन पे क्रिटिसिज्म करते हैं कि इनका जो म्यूचुअल फंड है ना, इनका पोर्टफोलियो टर्नओवर जो रेशो है, यानी इसे चर्न रेशो भी कहा जा सकता है, वो काफी ज्यादा है। यानी ये अपना पोर्टफोलियो जो है वो बार बार कंसिस्टेंट बेसिस पे चेंज करते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि इनका जो एक्सपेंस रेशो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और रिटर्न्स कम आने की संभावना होती है। लेकिन अगर आप संदीप टंडन जी का इंटरव्यू देखोगे तो उन्होंने कई बार ये दोहराया है कि अगर आपका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो ज्यादा भी है तो हम ट्रू सेंस में एक्टिव है, हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट में और हम कंसिस्टेंट बेसिस पे नजर रखे हुए हैं कि किस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज आ रही है और हमें उसे ग्रैब करना चाहिए। तो उनकी फिलोसॉफी वही है कि बीइंग एक्टिव इज रिलेवेंट इन दिस डायनामिक मार्केट। तो ऑब्वियसली चर्न रेशो ज्यादा रहेगा, लेकिन उसका आपके रिटर्न्स में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि वो कंसिस्टेंट बेसिस पे एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट कर रहे हैं, जो कि उनके पिछले 3 साल के रिटर्न्स में भी दिख रहा है। दूसरा क्रिटिसिज्म होता है कि क्वांट म्यूचुअल फंड ये काफी रिस्की म्यूचुअल फंड है, ऐसा कई क्रिटिक्स कहते हैं। इसके ऊपर संदीप टंडन जी ने इंटरव्यू में कहा है, उनका एक काफी फेमस स्टेटमेंट है, वी आर इन द बिजनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड रिटर्न्स आर द बाय प्रोडक्ट। एक्चुअली वो जो है वो रिस्क मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके हिसाब से अगर किसी स्टॉक में आपने निवेश किया और लंबे समय तक उसी स्टॉक में निवेश करते रहे तो आपका रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जब आप प्रॉफिट बुक करके दूसरे अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, वहां पे प्रॉफिट बुक करके फिर तीसरी अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ओवरऑल आप अपना रिस्क एक्सपोजर जो है ना उसे कम कर रहे हो और एट द सेम टाइम आप ज्यादा रिटर्न्स कमाने की भी कोशिश कर रहे हो, यानी अल्फा जनरेट कर रहे हो। सो इनका कहना है कि इनका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो काफी स्ट्रांग है और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जो है वो भी काफी अच्छे हैं। और इन्होंने कई बार इंटरव्यू में ये भी जिक्र किया कि ये कभी भी हम फर्स्ट या सेकेंड रैंक पे है इसके ऊपर कभी टारगेट नहीं करते हैं। इनका टारगेट एक ही होता है कि हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स कैसे दें। अगर हम रिस्क मिटिगेट करेंगे, रिटर्न्स अच्छे देंगे, तो ऑटोमेटिकली हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के टॉप 1 और 2 रैंक्स में आ जाएंगे, ऐसा संदीप टंडन जी का कहना है। अब हम बात करते हैं कि आने वाले दिनों में इस फंड हाउस के लिए क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। सबसे पहला चैलेंज, जो इनका एनालिटिकल फ्रेमवर्क है प्रेडिक्टिव एनालिसिस का, उसके जैसे अगर कई सारे म्यूचुअल फंड्स इस इंडस्ट्री में आ गए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो भी कुछ अपना खुद का प्रोप्राइटरी फ्रेमवर्क लाएंगे, प्रेडिक्टिव एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। मार्केट में जहां में भी इनइक्वालिटीज है, मिसप्राइसिंग है, उसे ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा कि आपकी जो मार्केट एफिशिएंसी है ना वो बढ़ जाएंगी और ऐसी अपॉर्चुनिटीज है ना वो कम क्रिएट होगी। तो उस सिचुएशन में जब कंपटीशन बढ़ेगा तो क्वांट म्यूचुअल फंड को कैसा अपर एज मिलता है ये देखना काफी चैलेंजिंग रहेगा और क्वांट म्यूचुअल फंड के सामने ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है। सेकेंड,
इनका जो फंड हाउस का जो साइज है ना, असेट अंडर मैनेजमेंट, ये फिलहाल काफी कम है। जब असेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ जाता है तो आपको इफिशिएंटली एंट्री और एग्जिट नहीं मिल पाती है स्टॉक मार्केट से, और इसी वजह से शायद जिम सिमोन्स का जो म्यूचुअल फंड था ना, उन्होंने अपना जो इनफ्लो था उनके म्यूचुअल फंड में वो भी कम रखा था। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि जैसे जैसे असेट अंडर मैनेजमेंट क्वांट म्यूचुअल फंड का बढ़ते जाएगा तो क्या ऐसे ही रिटर्न्स कंसिस्टेंटली वो दे पाएंगे। अगर दे पाए तो काफी अच्छी बात रहेगी, अगर नहीं दे पाए तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। आई होप कि हमने इस वीडियो में क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में एनालिसिस की है और आप लोग इस पोजीशन में हो कि आपको निवेश करना है या फिर एग्जिट लेनी है, आप खुद से डिसाइड कर पाओ। तो चलिए हम फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।